हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की कक्षा है जो संस्कृत आपका चौथा पाठ है, संस्कृत साहित्य लेखिका, और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो संस्कृत चौथा पाठ का संपूर्ण व्याख्या सहित है, हिंदी अर्थ भी है इसमें, और पूरे संस्कृत का हिंदी अर्थ, उसके साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है जो आपको लास्ट में मैं करवाऊंगा। उनके साथ साथ आपको PDF फ्री दिया जाने वाला है, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। चलिए आगे की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आज की कक्षा में सबसे पहला जो आपके पास है, तो पढ़ते चलेंगे एक एक करके लाइन। ठीक है दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। तो संस्कृत साहित्य लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका का अर्थ ये होता है, हमारे संस्कृत साहित्य में जो हमारे संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, इसमें जितने भी प्रकार के आज तक लेखिकाएं सब हुए हैं, जो भी रचना की है, जिस प्रकार से पुरुष लोग रचना करते हैं, उसी प्रकार से स्त्री सब भी अपने अपने ग्रंथ लिखी है, किताब लिखी है, उसी के बारे में हम सबों को अध्ययन करना है। तो पाठ परिचय क्या कह रहा है? पाठ परिचय के अनुसार देखें तो संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुषों ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार संस्कृत की रचना हमारे जो पुरुष लोग हैं, जैसे विद्यापति जी है, इस तरह से संस्कृत की रचना जितने भी लोग किए हैं, उसी प्रकार से हमारे माताएं बहनें यानी स्त्री लोग भी उसी प्रकार से संस्कृत में भाग लिया, संस्कृत की रचना की है। प्रायः इस पाठ की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का वर्णन किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य में अमर है। कहने का अर्थ, जो संस्कृत साहित्य में हमारी माता एवं बहनें ने जो योगदान दी है, वो योगदान दुनिया में अमर रहेंगे और सब उसका नाम लेते रहेंगे। चलिए पाठ परिचय के बाद देखते हैं आगे क्या है। यह आपका वेद है, मैंने वेद के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में आप देख रहे हैं, समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति। यानी कहने का अर्थ है, समाज की जो यान है, यान कहने का अर्थ है जो गाड़ी होता है। यान का अर्थ क्या होता है? जो गाड़ी होता है, जिस पे बैठ के लोग चलते हैं, यानी समाज का जो यान है। साहित्येपि उभयो समानम महत्वम अधुनाम सर्वभाषु साहित्य रचनायाम स्त्रियोपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। कहने का अर्थ, समाज की जो गाड़ी है पुरुष और स्त्रियों के द्वारा चलती है। पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, समाज की यान किससे चलती है? स्त्री और पुरुष दोनों से चलते हैं। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। आजकल सभी भाषाओं की साहित्य रचना में स्त्रियां भी तत्पर है और यश भी पा रही है। कहने का अर्थ, साहित्य रचना में जिस प्रकार पुरुष आजकल तत्पर है, अमर है, उसी प्रकार से हमारे बहनें स्त्रियां भी क्या है, यश पा रही है और अच्छी अच्छी संस्कृत की रचना करते जा रही है। ठीक है, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। यानी संस्कृत साहित्य में जो है योगदान, संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही योगदान हमारे बहनें सब कर रही है। और उसके बाद है, पाठेस्मिन् अति प्रसिद्ध नाम लेखिका नाम में चर्चा वर्तते येन साहित्य नेधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य को समृद्ध करने में दोनों का योगदान कम अधिक के रूप में प्राप्त होता रहा है। कहने का अर्थ, संस्कृत साहित्य में यदि इस प्रकार की अधिकता पा रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसमें दोनों के योगदान से, स्त्री एवं पुरुष दोनों के योगदान से इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा किया गया है, जिसमें साहित्य रूपी खजाना को भरने में उन स्त्रियों का योगदान के बारे में जानकारी होती है, जो स्त्री हमारे संस्कृत साहित्य की लेखिका में भाग ली है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात है, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धम वैदिक कालाद्यावं शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरक्षणे यथा पुरुषः दत्तचितः अभवं तथैव स्त्रियेऽपि दत्ता धावना प्राप्यते। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। ऋग्वेदे चतुर्शतिर्वेदे अथर्ववेदे च पंच ऋषिकाः मंत्रदर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी बागंबरिणी इत्यादयः। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं क्या है। तो कहता है, विशाल संस्कृत साहित्य
अनेक कवियों तथा शास्त्रकारों द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। जो संस्कृत साहित्य है कई कवियों और शास्त्रकारों मतलब शास्त्र लिखने वाले जो होते हैं उनके द्वारा समृद्ध किया गया मतलब बहुत अच्छा किया गया है। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों तथा काव्यों की रचना और संरक्षण में पुरुष के समान स्त्रियां भी सावधान थी। मतलब जिस प्रकार से पुरुष शास्त्रों की रचना करते थे उसी प्रकार से महिलाएं भी शास्त्रों की रचना करती थी। वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी यानी ऋषिका जिसको हम कहते हैं दोनों ही मंत्रों की रचना करते थे। जिस प्रकार से ऋषि लोग मंत्र की रचना करते श्लोक लिखते थे उसी प्रकार से जो ऋषिकाएं थी ऋषि की पत्नी वो भी मंत्र और श्लोक लिखते थे। ऋग्वेद की जब बात करें ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद की जब बात करें इसमें 5 ऋषि पत्नियां की उल्लेख है। ऋषि पत्नियां मतलब ऋषि पत्नियां का अर्थ हुआ ऋषिकाएं यानी ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि के पत्नियां यानी ऋषिकाएं का उल्लेख है। जैसे जिन पांचों में आपका प्रथम हो जाता है यमी, दूसरा अपाला, तीसरा उर्वशी, चौथा इंद्राणी, पांचवा वागम्बरिणी। इस तरह से 5 ऋषिकाओं का क्या है उल्लेख है किसमें अथर्ववेद में। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट बात क्या कर रहा है नेक्स्ट यहाँ से देख लेते हैं। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्री दर्शनिक रुचिमती वर्णितायाम यानी बृहदारण्यक उपनिषद में क्या है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का उल्लेख किया गया है। यहाँ से देखते हैं उसके बाद क्या रही है देखिए। याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति याज्ञवल्क्य क्या करते थे आत्मतत्व की शिक्षा देते थे। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकनबी तिष्ठति अस्म महाभारतेपि जीवन पर्यंतम वेदांतुन शीलन प्रायः सुलभा वर्णनम लभ्यते। तथा बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित की गई है जिनको याज्ञवल्क्य जी ने आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं। यानी बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन है। किसका वर्णन मैत्रेयी का वर्णन किसमें मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। मैत्रेयी कौन थी याज्ञवल्क्य की पत्नी। ठीक है दोस्तों, जिसे याज्ञवल्क्य क्या करते थे आत्मतत्व का शिक्षा देते थे यानी आत्मता के बारे में बताते थे। उसके बाद कह रहा है जनक की सभा में शास्त्रास्त्र कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। यानी जनक जी के सभा में कौन रहते थे गार्गी रहती थी गार्गी। ठीक है, महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययन में स्त्रियां रही यही बात आसानी से वर्णन में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करें हैं लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण ४४ कवित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते तासु बीजांका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्याम वर्ण सिदिति पद्यानेन स्फुटी भवति। कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवियत्रों का 150 पद स्पष्ट रूप से जहाँ तहाँ प्राप्त होते हैं। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रियों का जो रचना है उसका रचना लगभग 150 पद इधर उधर प्राप्त होते हैं। उनमें बीजांका का प्रथम कल्प है वह श्यामवर्ण की थी। यह इस पद से स्पष्ट होता है। बीजांका के बारे में कहा जाता है वह किस वर्ण की थी श्याम वर्ण की। वर्ण का अर्थ क्या होता है रंग। बीजांका श्याम वर्ण की थी। ठीक है, उसके बाद की बात है नीलोत्पल दल श्यामा बीजांकाम जानता वृथेव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। नीले कमल के समान श्याम वर्ण की बीजांका को न जानते हुए सरस्वती सर्वशुक्ला दंडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। कहने का अर्थ नीले कमल के समान। नीले कमल के समान कौन थी श्याम वर्ण की थी यानी कौन बीजांका। और इसको नहीं जानते हुए भी सरस्वती को सर्वशुक्ला कहा गया। किसको बीजांका को सर्वशुक्ला सरस्वती कहा गया है। द्वारा व्यर्थ ही कहा गया। व्यर्थ कहने का अर्थ ये है इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है लोगों को और इसके बारे में बताया गया ये श्याम वर्ण की थी और इसकी रचना से स्पष्ट होती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं सर्वशुक्ला सरस्वती है। उसके बाद है तस्या कालः अष्टमशत मित्यनुमीयते चालुक्यवंशस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिका बीजांका इति मन्यते। किंज शीला भट्टारिका देवकुमारिका रामभद्रमा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुष्ट पदीय प्रसिद्ध। कहने का अर्थ है उनका समय 8वीं सदी में माना जाता है। किनका समय जो हमारे बीजांका है उनका समय 8वीं सदी का माना जाता है। 8वीं सदी का अर्थ ये हुआ 700 ईस्वी से लेकर 799 ईस्वी तक। ये कौन सी सदी हुई 8वीं सदी हुई। 8वीं सदी। अभी अपना लोग किस ईस्वी में जी रहे हैं 2000 से लेकर
2099 तक जो चलेंगे ये चलेंगे 21वीं सदी में। कौन सी सदी में? 21वीं सदी में। अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश का जो राजा चंद्रादित्य थे उसी की पत्नी यानी रानी विजय भट्टारिका थी। यानी चालुक्य वंश के राजा जो चंद्रादित्य हैं उसकी पत्नी के नाम थी विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका ही क्या है? विजयांका है। कई विद्वानों का यह कहना है। कुछ और शिला भट्टारिका, कुछ मतलब ये बोले दक्षिण भारत की तरफ शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा आदि दक्षिण भारत संस्कृत लेखकों कविताएं क्या प्रसिद्ध कवित्री है। यानी दक्षिण भारत के कवित्री के बारे में आपको लिखने कहेंगे तो शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रामा इसके बारे में आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाम कृप प्रयासा आसनति। यानी विजयनगर राज के जो नरेश थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण योगदान दिए। विदित में तेसा मंत्र रूपे संस्कृत रचना कुशलम राज्यो भवन कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामिनो। कहने का अर्थ ये है, इसमें थोड़ा सा एक लाइन और बच चुका है। विजय घटना माश्रित्या रचयत तत्रालंकरणम समनिवेश आवर्जको वर्तते। विजयनगर के राजा जो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए को संस्कृत भाषा को बचाया जाए। राज्य में जहाँ तक संस्कृत बोलने सबको कह दिया संस्कृत बोलना अनिवार्य है, बहुत प्रयास किए। वह ज्ञाति है उनके अंतःपुर में संस्कृत के कुशल रचनाकार, उसके समय में बहुत सारा संस्कृत के रचनाकार हुए। 14वीं शताब्दी में यदि बात करें तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कंपन राय की रानी कौन थी? गंगा देवी थी। मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य, कौन सा? मधुरा विजय नामक। मधुरा विजय नामक महाकाव्य की रचना क्यों की थी? क्योंकि जब इसका स्वामी मदुरै को जीत चुका था तो इस पर एक अपने स्वामी के बारे में लिखा मधुरा विजयम। स्वामी विजय घटना के आश्रय में रचना की, उसमें अलंकाराम का सुंदर प्रयोग हुआ है। मतलब जब कंपन राय ने मदुरै को जीत लिया उसी पर एक रचना किया उसकी पत्नी ने, मधुरा विजयम। ठीक है साथियों, नेक्स्ट कहते हैं तस्मिन्नेव राज्ये षोडशतके शासनं कुर्वतः अच्युतराजस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढं चम्पूकाव्य रचयत्। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठा समस्त्र पदावलय ललित पदविन्यासेन चातिशोभते। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तं दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते। उन्हीं के राज में 16वीं शताब्दी के आसपास राज करते हुए अच्युत राय की रानी का क्या नाम था? तिरुमलाम्बा। अच्युत राय की रानी का नाम तिरुमलाम्बा। और देखिए इसमें लाम्बा है तो इसमें अम्बा है। ठीक है, इस तरह तिरुमलाम्बा ने एक विशाल चंपू काव्य की रचना की जिसका नाम क्या है? वरदाम्बिका परिणय। विशाल चंपू काव्य की रचना की, उसमें संस्कृत गद्य की छठा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद की बात करते हैं आधुनिक काले संस्कृत लेखासु पंडित क्षमारव। आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? पंडित क्षमारव। बहुत मोस्ट VBA क्वेश्चन है। 1890 में इसका जन्म हुआ था, 1953 में इसकी क्या हुई? मृत्यु हुई। नामधेय विदुषी अति प्रसिद्धा तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। कहने का आधुनिक काल के संस्कृत लेखकों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? पंडित क्षमारव है। यह विदुषी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित पर शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की। तो पंडित क्षमारव के पिता का नाम पंडित शंकर पांडुरंग, इसी के स्वस्मरण पर शंकर चरितम नाम की ग्रंथ की रचना की। कौन? पंडित क्षमारव। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कहा गया गांधी दर्शन प्रभाविता सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान पद ग्रंथान प्रणीतवती। वर्तमान काले लेखन तासु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्योनुद्यनम संस्कृत साहित्य पुर्यन्ति। यानी गांधी दर्शन से, गांधी जी से प्रभावित होकर के उन्होंने सत्याग्रह गीता
की रचना की, मीरा लहरी की रचना की, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ये सब किसका है? पंडित छमारव का है। ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद की रचना की। इस समय लेखन कार्य में संलग्न कवित्रियों में आजकल की यदि बात करें तो पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि दिन पर दिन संस्कृत साहित्य को पूरा करते हैं और इसको आगे की ओर बढ़ाते जा रही हैं। अब चलिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम सब कर लेते हैं। चलिए, छमारव किस काल के लेखक है? तो हम ये बोलेंगे क्या? आधुनिक काल के, मध्यकाल के, प्राचीन काल के, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? देश का, नगर का, प्रांत का, समाज का। मैंने आपको पहले व्याख्या में पढ़ाया, समाज का गाड़ी पुरुष और स्त्रियां दोनों से चलती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, समाज का। नेक्स्ट क्या है? कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन, और एक ऑप्शन कट रहा है, यहाँ से देख लेते हैं, पंडित छमारव है। कंपन राय की रानी कौन थी? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, इधर क्या है? पंडित छमारव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो व्याख्या में हमने पढ़ाया गंगा देवी कंपन राय की क्या थी? रानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और कोई नहीं। तो इंद्राणी का वर्णन किस में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। उसके बाद है, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पुष्पा दीक्षित, तिरुमलांबा, गंगा देवी, पंडित छमारव। तो मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, ये सब किसका है? पंडित छमारव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका क्या? पुरुष, बी नंबर दुर्जन, सी सज्जन, डी औरत। तो औरत का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिकाओं में प्रसिद्ध है छमारव, उर्मिला देवी, शांति देवी, गंगा देवी। तो कौन? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, पंडित छमारव। नेक्स्ट क्या है? शंकर चरितम की रचना किसने की? शंकर चरितम की रचना किसने की? तो ये ऑप्शन नंबर ए पुष्पा दीक्षित, बी तिरुमलांबा, सी गंगा देवी, डी पंडित छमारव। तो हमने बताया पंडित छमारव के पिता का क्या नाम था? पंडित शंकर पांडुरंग। उसी के नाम पर शंकर चरितम की रचना की गई। पंडित छमारव इसकी रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियत्रों का प्रथम कल्प कौन थी? प्रथम कल्प कौन थी? प्रथम कल्प सरस्वती, विजयांका, गार्गी, मैत्रेयी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयांका प्रथम कल्प की कवियत्री मानी जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में 24, 20, 18, 16। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा, 24 ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? इस तरह से यदि बात करें, ऑप्शन नंबर ए 7 है, उसके बाद ऑप्शन नंबर बी 5 है, सी 6 है, डी 8 है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही जवाब हो जाएगा, 5। हमने आगे पढ़े थे कि उर्वशी, यमी, अपाला, ये सब के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अच्युत राय की रानी इंद्राणी, गंगा देवी, उर्वशी, तिरुमलांबा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तिरुमलांबा। नेक्स्ट क्या है? किस युग में मंत्रों की दर्शिका ने केवल ऋषि बल्कि ऋषिका में भी थी? यानी कि ऋषि ही नहीं बल्कि ऋषिका भी मंत्र की रचना करते थे। किस युग में? तो हम बोलेंगे वैदिक युग में। किस युग में? वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी को क्या शिक्षा दी थी? तो नीति का, धर्म का, अर्थ की और आत्म तत्व का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? आत्म तत्व का शिक्षा। नेक्स्ट है, मदुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो जब मदुरै का विजय किया गया था तो उसका जो पत्नी थे, नरेश का पत्नी कौन? गंगा देवी। उसी के द्वारा मदुरै विजयम का क्या किया गया? रचना किया गया। वरदाम्बिका परिणय सह महाकाव्य की रचना किसने की? इसका रचनाकार कौन हो जाएगा? तिरुमलांबा। कौन हो जाएगा? तिरुमलांबा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनक की सभा में सारनाथ कुशली कौन विदुषी रहती थी? तो पुष्पा दीक्षित, गार्गी, गंगा देवी, पंडित छमारव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी गार्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से क्वेश्चन की संख्या समाप्त होती है और जो हमने व्याख्या किया
व्याख्या में लगभग सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आप इसका नोट जरूर बना लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। और यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी वीडियो मुफ्त आपके पास पहुंच सके। यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो ये जो आपका नंबर डाल रहे हैं हम, इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप खोज करके आप पा सकते हैं PDF, या आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे द टॉपर्स एकेडमी, ठीक है, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।